Assalamualaikum. So let's start the module 5, that is thermodynamics. पीएमसी की तरफ से थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक में से बहुत ही लिमिटेड सा टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं जो आपको यहाँ शो हो रहे हैं। हम इनसे इन कंपैरिजन थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे ताकि हमें बेसिकली हमारी प्रिपरेशन हो जाए किसी भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस को लेके। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आ जाते होते हैं जो कि अपेरेंटली लग रहा होता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बिकॉज चीजें आपस में टॉपिक्स आपस में लिंक्ड होते हैं तो इस वजह से वो चीजें आ सकती हैं और उसका फिर वो ऑब्वियसली जब एक बार क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका कोई फीडबैक वाला मामला कोई हमें हेल्प आउट नहीं करता। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द zeroth law of thermodynamics. So it says that if you have let's say three bodies A, B, C और A और B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, that means कि उनकी जो हीट ट्रांसफर दोनों में कंप्लीटली हो चुकी है और ए और बी अब होमोजीनियस टेम्परेचर सेम टेम्परेचर के ऊपर आ गए। ओके, और बी और सी भी सेम इसी तरीके से, लेकिन ए और सी डायरेक्टली टच नहीं हो रहे। ओके, सो बी और सी भी इसी तरीके से सेम टेम्परेचर पे आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम उनमें आ चुका है। तो दैट इंप्लाइज के जो ए और सी है they have also achieved thermal equilibrium. That means कि A और C का टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली एक बराबर हो जाएगा। ओके, ये वर्किंग प्रिंसिपल है जो कि आपके जो मर्करी थर्मोमीटर का मिसाल के तौर पे जिनमें यूटिलाइज होता है कि आपके पास जो बॉडी सरफेस है जिसका टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर का जो मेटल सरफेस होता है उससे टच करते हैं, और जो मेटल सरफेस होता है वो और आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेम, यानी कि उस सेम टेम्परेचर में मेटल सरफेस आ जाता है। लेकिन मेटल सरफेस जो है वो अंदर उसके अंदर मर्करी मौजूद होता है, मर्करी को टच कर रहा होता है। ठीक है, तो मर्करी, सो योर बॉडी सरफेस ए, द मेटल सरफेस बी एंड मर्करी सरफेस सी। तो इस तरीके से मर्करी भी थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम के बाद इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है मेटल सरफेस के टेम्परेचर के दरमियान और अपने जो उसका टेम्परेचर चल रहा होता है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस लॉ, यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन है इस फिनोमेना की कि जो ए और सी बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर और जो मर्करी का टेम्परेचर है फिर इवेंचुअली वो एक बराबर हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द zeroth law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी बॉडी है, अगर आप उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाओ तो वो किसके इक्वल होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एज वेल एज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो आप सिस्टम पे वर्क डन कर सकते हो। मिसाल के तौर पे सिस्टम का आपने फॉर इंस्टेंस इस तरीके से आप सिस्टम की वो जो फोर्स लगाते हो उसकी उसकी जो है एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी अचीव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। सिमिलरली उसको जब हीट सप्लाई करते हो वो भी उसकी सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाती है। तो इसको अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में कहो तो डेल्टा यू इज अ चेंज इन या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन वर्क डन ऑन द बॉडी, ऑन द सिस्टम एंड द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना साथ ही एक चीज मेंशन कर दूं कि जो यहाँ पे साइन कन्वेंशन की यहाँ बात लिखी हुई है, तो ये थोड़ी सी ना फिजिक्स में और केमिस्ट्री की जो टीचर्स हैं उनकी जो कह लो कि केमिस्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा ना ये शुड आई से तजाद है उनकी इस बात में कि एक अभी इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि एक ग्रुप कहता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंसिडर्ड पॉजिटिव और दूसरा कहता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम एक चीज और एक चीज है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। ये एक की कहानी है। दूसरी की कहानी है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। सो इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, पहले हम सेकंड लॉ को ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि जी आपके पास हीट सोर्स है और आप उसमें से यूजफुल एनर्जी निकालना चाहते हैं, एनर्जी सोर्स है, तो आप तमाम की तमाम एनर्जी को यूजफुल वर्क के लिए नहीं निकाल सकते। इंस्टेड यू हैव टू लेट गो सम ऑफ द एनर्जी टू द एनर्जी सिंक, हीट सिंक। आपके तमाम पावर जनरेटर्स, आपके तमाम सिस्टम दुनिया के जो है ना वो इसी लॉ के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। आपके इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ब्ला ब्ला सब कुछ। ठीक है, तो इट सिंपली सेज के इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइड द प्रोसेस व्हिच मे कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वोयर एंटायरली इनटू वर्क विदाउट हैविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सिस्टम। मतलब सिंपली कि आपको किसी किस्म की जो है वो आप 100% efficiency, let's say it like this,
कि आप किसी भी इस तरह जो अपने थर्मल सिस्टम होता है आप उसमें से 100% एफिशिएंसी नहीं ले सकते। वाई? बिकॉज कि उसकी जो इनपुट एनर्जी सोर्स है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके साथ वेस्ट हो जाएगी जो कि एनर्जी सिंक में जाएगी। ठीक है, तमाम आपके पावर प्लांट्स, आपके जो आपके इंजन हैं, दिस एंड दैट, सारे एग्जैक्टली एग्जैक्टली इस फॉर्मूला पे अमल दरामद करते हैं। ठीक है, ओके। आइसोबैरिक, आइसो बार मींस प्रेशर, ये प्रेशर का यूनिट है, और आइसो मींस सेम, तो सेम प्रेशर। तो वर्क डन ऑन अ गैस, और प्रोसेस का नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपका प्रेशर जो है दैट इज केप्ट कांस्टेंट, केप्ट सेम। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लॉ से जो ये कुछ स्टेटमेंट जो लिखी है, वी ऑलरेडी नो दी स्टेटमेंट्स के जो आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम एज वेल एज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। ठीक है, सो यहाँ पर वो बात मेंशन कर दी है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। ठीक है, केमिस्ट्री वाले इससे ऑपोजिट स्टेटमेंट देंगे, वो इस तरह से कहेंगे कि जी जो आपका अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह देते हैं, उसमें हीट निकलती है, उसको नेगेटिव कह देते हैं। और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो आपका जो एक्सोथर्मिक का जो ऑपोजिट जो भी प्रोसेस होता है वो उसको पॉजिटिव करार दे देता है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर यहाँ पे आपको इस तरह से थोड़ा सा ये नजर आएगा। तो मैंने इस तरह से किया था जब मैं इस फेज से गुजरा था एंटी टेस्ट वाली, तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने जो फिजिक्स वाले क्वेश्चन आते थे उनमें मैं ये वाली ही लॉजिक लगाता था जो कि फिजिक्स वाले मानते हैं, और केमिस्ट्री वालों में केमिस्ट्री वाली। ऑल्दो जो पेपर सेटर होता है अमूमन वो इस चीज को भांप लेता है, समझ लेता है, तो इस किस्म की कोई इस तरह के क्वेश्चन अमूमन नहीं दिए जाते। लेकिन स्टिल इन केस के आ जाए तो आई गेस कि आपको भी इसी चीज को फॉलो करना चाहिए कि फिजिक्स वालों के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर फिजिक्स वाला लॉ लगाए, और केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन पे केमिस्ट्री का लॉ लगाए। ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ नैरेटिव कि कौन किसको किस तरीके से कैसे कहता है। प्रोसेस की जो फिजिक्स है वो एग्जैक्टली सबकी सेम रहती है, कोई इस तरह का मसला नहीं है। ठीक है, ओके। सो वर्क डन व्हेन पी इज कांस्टेंट, सो वर्क की पी डेल्टा वी। ठीक है, चेंज इन, सो आपका जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, वो मीटर क्यूब होता है। तो एरिया मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है। तो आपके पास प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम जो है ना, बेसिकली वो आपको वर्क की यूनिट देता है। वर्क आपके पास क्या आता है, वो एफ डॉट डी होता है ना। ठीक, तो उसकी एग्जैक्टली यूनिट्स आ जाते हैं। तो प्रेशर डन व्हेन सॉरी द वर्क डन व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस इट इज इक्वल टू पी टाइम्स डेल्टा वी। ठीक है, ओके। सो आपका एक्सप्रेशन जो था फर्स्ट लॉ का चेंज हो जाएगा, वो इस तरह से हो जाएगा। तो एरिया, सो इसको आप इस तरह से कहेंगे, अगर आप प्रेशर सेम रखें और आप हीट, तो आपको जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड प्लस द एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम, इन दो चीजों पर डिपेंड कर रही होगी। तो एक्सपेंशन जितना प्रेशर कांस्टेंट है तो सिस्टम ऑब्वियसली चीजें एक्सपैंड करेंगी। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसके इनके प्रोडक्ट के जमा जो हीट अपने सप्लाई की है, तो आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ज़हन में रखें, एमसीक्यू इससे रिलेटेड आ सकते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस के ऊपर आप क्या इक्वेशन लगाएंगे, आपको बता दिया जाए कि क्यू इतना दिया जा रहा है आपको, तो डेल्टा यू ये है और आपका डेल्टा वी है, तो प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर आपका हर वक्त कांस्टेंट रहेगा बिकॉज आइसोबैरिक प्रोसेस है। ठीक है, इस तरह के ट्रिक्स होते हैं कि आपको सिनेरियो ऐसा घुमा के देंगे कि जिसमें लगेगा कि प्रेशर चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्ड यूज किया होगा, दैट मींस प्रेशर हैज टू रिमेन सेम। ओके, आइसोकोरिक when the change in volume is equal to 0, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जो वर्क डन है पी डेल्टा वी वो तो आपका उस तरह से जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर आपका वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा तो प्रेशर वैसे जितना मर्जी चेंज होगी, तो डेल्टा वी में से कोई क्वांटिटी अगर आपकी जीरो हो जाती है तो दैट मीन्स कि आपका जो वर्क डन है दैट इज जीरो। तो आपके पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो चेंज होकर डेल्टा यू बिकम्स इक्वल टू क्यू। तो दैट मीन्स कि जितनी भी आप उसको हीट सप्लाई करोगे वो सारी की सारी हीट उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कोई वर्क डन नहीं होगा, तमाम की तमाम हीट उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ओके, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी उसकी। और लास्ट वन इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट मीन्स के सेम टेम्परेचर when no heat or enters or leaves the system, तो इसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। क्यू इस केस में आपका जीरो हो जाता है। जब वो हो जाएगा तो आपका जो वर्क डन है, तो आपका जो बेसिकली सिस्टम है वो वर्क डन कर रहा होगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम वाली सिचुएशन आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो लास्ट टॉपिक जो आपके पास आ रहा है स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट का है।
तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस मैटर, ठीक है, मे बी वाटर हो, मे बी कोई और सब्सटेंस हो, बाय 1 डिग्री, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर बाय 1 डिग्री अगर आप इंक्रीज करें तो जो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो दैट इज वाई आपके डिफरेंट सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है, ठीक है। और जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है उसमें जो डिफरेंस है दैट इज अबाउट कि 1 ग्राम की बजाय आपने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को इतना हीटअप करना है कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन जो है वो चेंज हो जाए। डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 केल्विन बाय द वे, ऑल्दो उनका वो जो स्केल में डिफरेंस आता है वो आता है इनिशियल पॉइंट्स का, लेकिन 1 डिग्री सी इज इक्वल टू 1 केल्विन, तो डेल्टा 1 डिग्री सी इज इक्वल टू डेल्टा 1 केल्विन, तो इसका नहीं है मामला। खैर 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया जाए 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो उसके हीट रिक्वायर्ड होगी दैट हीट विल बी कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को CV से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम से मुराद ये हुआ कि तमाम का तमाम जो हीट है वो उसकी गैस की इंटरनल एनर्जी के अंदर ट्रांसमिट हो जाए, उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट आपके पास डेल्टा यू बिकम्स इक्वल टू, ये वही आपके पास वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन है, इसमें बस हमारे पास डेल्टा वी जो है वो वहां पे 0 है, तो आपका डेल्टा यू बिकम्स इक्वल टू क्यू वी। क्यू वी, वी स्टैंड फॉर के सेम वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपके पास सी वी डेल्टा टी जो है ना वो इक्वेशन आपका इसका आंसर बनता है, ठीक है। एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में ये होगा कि आपके पास प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, तो उस केस के अंदर आपके पास जो है वो Cp डेल्टा टी होगी आपकी जो एनर्जी बेसिकली हीट जो मोलर स्पेसिफिक जो क्यूपी कहलाएगी वो Cp डेल्टा टी कहलाएगी, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्पेसिफिकली पीएमसी ने कहा हुआ था। तो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ये R आपका जो आइडियल गैस का कांस्टेंट है ये उसके इक्वल होती है, ठीक है। Cp माइनस Cv इक्वल्स R, कीप दैट इन माइंड। One more thing is Cp is always greater than Cv, lastly, ठीक है। Molar specific heat at constant pressure is always greater than molar specific heat at constant volume. Okay, इसको इस तरीके से याद रखिएगा। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगेन वंस अगेन आप तबीर एकेडमी के पोर्टल पर जाके अपने एमसीक्यूज के साथ साथ प्रिपरेशन भी स्टार्ट करें ताकि आपका बेहतर से बेहतर आपकी परफॉर्मेंस हो सके, ठीक है। Thank you.